हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछले वीडियोस के अंदर है ना, मैंने आपको परसेंटेज के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें चीनी के भाव कम ज़्यादा के बारे में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि है ना, किसके घोल के अंदर कितना परसेंट मिलाया जाता है, तो परसेंटेज को किस तरह से दो तरह से डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बढ़िया ट्रिक के साथ में सिखाए थे। पिछले वीडियो के अंदर है ना, मैंने है ना आपको लास्ट क्वेश्चन एक करवाया था, जिसमें है ना एक गृहिणी वाली क्वेश्चन करवाया था कि है ना, अगर है ना उसके है ना खर्च के अंदर इतना फर्क आ जाता है, तो अपना है ना, मतलब खर्च का मतलब, सॉरी माफ करना, उसके अगर है ना कंजप्शन में, उसकी खपत के अंदर है ना, अगर किसी तरह का कोई बदलाव होता है या फिर किसी उसके इनकम के अंदर इतना बदलाव होता है, तो उसके खर्च पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। एक्चुअली क्या, उस क्वेश्चन को मैं वापस से करवाता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं अपनी ट्रिक से करवाता हूँ। वो क्वेश्चन, वो वाला ट्रिक तो आपने देख लिया, वो वाला तो तरीका देखा ही देखा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि है ना बार बार लैंग्वेज को लिखे, एक है ना ऐसा पैटर्न बना ले, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग है ना सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। मैं ये मैंने खुद ने अपने अकॉर्डिंग देखी, ये ट्रिक को बनाया है मैंने, मतलब समझने के पेयर के अंदर मैंने बनाया है अपने हिसाब से, और ये बिल्कुल 100% पूरी तरह से लागू है। ठीक है, तो अपन इसको फॉलो करते हैं। देखो, मैं इस क्वेश्चन को वापस से लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन था अपने पास में गृहिणी वाला। देखो ये वाला था 19 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब सबसे पहले खर्च, और उसके बाद में उसके खर्च, खर्च के बाद में खपत, खपत के बाद में उसकी आय। ये तीन कंडीशन को समझना है कि इन तीन कंडीशन को लागू कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रिक बनाई। मैंने देखा कि यार ये फॉर्मूला इसमें लागू करके देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सेटअप हो गया। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर है 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम और इनटू कंजप्शन। ठीक है, ये अपने पास में कंडीशन थी। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्च, इनकम को कहते हैं वेतन, और पास में इनटू कंजप्शन को कहते हैं खपत। ये अपने पास में, मैं इसी कंडीशन को फॉलो करके मैं देख रहा हूं कि यार इसको है ना अपन आसानी से सोल्व करेंगे। देखो कैसे, बराबर के इधर की तरफ में लिखा हुआ है, तो बराबर के इधर की तरफ में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये तो मेन आंसर है। ये दोनों जो 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 संख्या अपने पास में मल्टीप्लाई में लिखी हुई है ना, उस मल्टीप्लाई को अपन एक लाइन पेयर में लिखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका समझा देता हूं। देखो किस तरह से, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं इनकम है, इनकम को आप यहां पे रख दो, रख दी। अब इनकम लिखने के बाद में फर्स्ट इनकम और सेकंड इनकम, अभी मैं बताऊंगा ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, पहले आप समझ लो। ठीक है, इनकम के बाद में जस्ट उसके नीचे लिख दो कंजप्शन, लिख दिया। वही सेम फर्स्ट कंजप्शन सेकंड कंजप्शन, उसके बाद में लाइन बना लो। लाइन बनाने के बाद में फिर उसके बाद में लिख दो आप एक्सपेंडिचर, लिख दिया। एक्सपेंडिचर के बाद में वही फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके लिए हो गया अपने पास में डैश डैश, इसके लिए हो गया डैश डैश, और इसके लिए हो गया डैश डैश। अभी किस तरह से आएंगे, कैसे रखना होगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदी में बताना चाहूँ तो हिंदी के अंदर इनकम, इनकम रखेंगे यहाँ पे वेतन, मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये करवा रहा हूँ तो इसलिए पूरा पूरा समझाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा वेतन, उसके बाद में लिखूंगा फर्स्ट, इसके बाद में लिखूंगा सेकंड। ठीक है, वेतन के बाद में आ गया अपने पास कंजप्शन यानी खपत, खपत यहाँ पे वही फर्स्ट और ये सेकंड, डैश 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 डैश। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइन बना दी। ये लाइन है, भाग भाग का साइन नहीं है, ये नॉर्मली लाइन बनाई है। और एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया अपने पास में खर्च, और वही डैश और डैश बना दिया। अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और फटाफट से अपन आंसर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है और परसेंटेज का पैटर्न इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखते जाओ किस तरह से। ठीक है ना, देखो ये कंडीशन मैंने दिखाई दिया आपको। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं। अब हटाया, हटाने के बाद में आपको करना क्या है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसे समझता जाना है। क्वेश्चन वापस से रिपीट, क्वेश्चन था चीनी के भाव में 40% की कमी। सीधी सी बात है, दिमाग लगाना है अपन को। 40% की कमी हुई है, इसका मतलब पहले वो अपने आप में 100% थी। 100% के बाद में 40% की कमी, कमी वर्ड बोलते ही 100 में से 40 घटा दो। 100 में से 40 घटेंगे तो कितना आ गया, 60%। पहला काम ये खत्म हो गया। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक पैटर्न बना रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। इनकम की बात आई, इनकम 100 रुपए थे, 100 रुपए से सीधा 60 रुपए पे आ गए, क्योंकि मार्केट में मैं 60 रुपए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में वो बोलना चाह रहा है कि गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, किसमें वो वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। उसकी खपत में वो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब 100 रुपए जब वो लेके गई थी ना, तब भी उसका जो खर्च है 60 रुपए अब लेके गई है ना, तो भी उसका वही खर्च रहेगा। तो मैं समझ लेता हूँ, इमेजिनेशन कर लेता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल
पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इनकम है, जिससे आपको पता लगे मैं कर क्या रहा हूँ। ये इनकम हो गया, इनकम का मान ये मैंने रख दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा यहां से हटा देता हूं, ठीक है, अब सही रहेगा। ये लो, ये मेरे पास में हो गया फर्स्ट, ये हो गया अपने पास में सेकंड। इनकम मैंने लिख दी। इनकम 100% थी, 100 में से 40% कम कर दी गई तो 60% हो गई। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, कंजप्शन बोल रहा है। कंजप्शन पे कितना प्रभाव पड़े, मतलब कंजप्शन तो मतलब मेरे को कंजप्शन यानी खपत है, उस खपत के ऊपर कितना प्रभाव पड़ गया, एक्सपेंडिचर पे का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसकी कंडीशन दे दी है, कंजप्शन तो दिया ही नहीं है, यानी इसका आंसर निकालना है अपन को, खपत का आंसर निकालना है। और साफ साफ बोल रहा है खपत बढ़नी चाहिए। अब सीधी सी बात है, खपत तो बढ़ेगी ना। भैया मेरे पास 100 रुपए थे, मैं 1 किलो शक्कर लेकर आ रहा था, अब मेरे पास में उसने साफ साफ मार्केट में देखा भाई साहब डिस्काउंट हो गया, 60 रुपए में 1 किलो शक्कर मिल रही है। तो 60 रुपए में 1 किलो शक्कर मिल रही होगी तो मैं तो और 1.5 किलो लेकर आ जाऊंगा, 90 रुपए की शक्कर लेकर आ जाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मेरी खपत तो बढ़ेगी ना। तो खपत बढ़ेगी तो खपत को अपन को निकालना है, तो यहाँ डैश और डैश लिख देता हूँ, और वही भाग लगाया, और ये एक्सपेंडिचर को मैं यहाँ लिख दूंगा, ये लिख दूंगा एक्सपेंडिचर को। अब एक्सपेंडिचर को क्या लिखने के बाद में उसने खुद ने क्या बोला, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब पहले भी 1 रुपए का खर्च हो रहा था तो अब भी तो 1 रुपए का खर्च होगा, क्योंकि खुद ही बोल रहा है 1 रुपए का ही रहना चाहिए। बस अब ये कंडीशन बनाने के बाद में मेरा काम हो गया। अब बस छोटा सा काम करना है, परसेंटेज का आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये सारी बातें फालतू की रह जाएगी। अब कुल मिला के बस अपन को आंसर निकालना है। देखो कैसे करना है। अगर आपके पास में ये कंडीशन इस भाग की लाइन के अंदर ऊपर की तरफ में अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन खाली मिल जाए ना, आपको करना क्या है, ऊपर वाले को इधर की तरफ में रखना है, यानी 1 को ऊपर रख दिया, और इसके सामने वाले को इससे गुणा करा देना है। ठीक है, यही चीज आपको समझनी है जो इसमें समझनी है। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, इस ऊपर वाले को 1 को ऊपर रख देना है, इसके सामने वाले से इसको गुणा करा देना है। करा दिया। अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 1 को 60 से करूंगा तो 60, 1 को 100 से करूंगा तो 100। अब यहां कंडीशन क्या बनी, देखो फर्स्ट, पहला फर्स्ट, सेकंड। तो इनडायरेक्टली अब ये बना क्या है भैया, जो कंजप्शन था ना पहले, जो खपत हो रही थी किसके हिसाब से, इनकम आपकी जेब में 100 रुपए थे, तब मेरे पास में खपत हो रही थी 60 रुपए की, है ना। अगर मेरी इनकम जैसे हो गई 60 रुपए, ऑटोमेटिकली आपकी खपत बन गई 100 रुपए। तो जैसी बनी, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, और जो पहली संख्या होती है ना उसका भाग लगा दो। अंतर दोनों का, अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 40 का आ रहा है, 40 का बटा पहले नंबर से स्टार्टिंग वाला ही लेना है, सेकंड नहीं लेना है, स्टार्टिंग वाला जहां से। क्यों, क्योंकि शुरुआत तो मेरी 60 से पहले यहां से हुई थी ना, 100% से ही। पहले शुरुआत 100% से होती है, 100% वाली लाइन को ही पकड़ना है। तो अब भाग लगा देना 60 का और इंटू 100 कर देना है। और कल ही मैंने इसका आंसर आपको लिखा दिया था। क्या लिखाया था, काटा पीटी करी थी मैंने, ये 2 बार, ये अपने पास 3 बार, ये 200/3 लिखा था, और मैंने इसका आंसर लिखवाया था 66, 2/3%। ये शानदार पैटर्न बताया मैंने आपको, ये आपको इतना समझाया मैंने, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर इतना वक्त लिखा है, वरना इतना कुछ भी नहीं लिखना है। फॉर्मूला देखना होता है, किस चीज को छेड़ने की बोल रहा है, किस चीज को छेड़ने की नहीं बोल रहा है, वो समझना होता है, फटाफट आंसर निकालना है। और एक लाइन में आंसर निकलता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन अपन एक लाइन में निकालेंगे। हाँ, बस ये दिक्कत ये है, अभी इसमें एक्सपेंडिचर खर्च के बारे में आ गया, कोई टिकट हॉल के बारे में कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किसी के अंदर है ना, मतलब ऐसी कंडीशन आएगी क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसको मेरे को फॉर्मूला तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ये वाली ट्रिक का अब इस्तेमाल है ना अपन आगे के क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया। या इनकम का मतलब हो गया अपने पास में वेतन, कंजप्शन का मतलब हो गया खपत, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया अपने पास में खर्च। खर्च पे साफ साफ लिखा था लास्ट की लाइन के अंदर, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई प्रभाव ना पड़ने का मतलब पहले जितना था अब भी उतना, तो पहले 1 रुपए था तो अब भी 1 रुपए। आप चाहो तो 2 रुपए रखना चाहो तो 2 रुपए रख दो, लेकिन अनुपात निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ही तो निकलेगा। अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 100% भी रखते हो, मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन करो, तो जब इन दोनों का अनुपात निकालोगे, अनुपात का मतलब दोनों को जब काटोगे तो 100% से 100% कटेगा, तो 1:1 ही तो बचेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही रख दिया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बस क्वेश्चन के है ना लैंग्वेज और उसके टर्म्स चेंज हो जाएंगे, बाकी यही पैटर्न चलेगा। ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 20% की कमी कर दी जाती है। तो टिकट में कमी, तो यानी हो गया हॉल टिकट कितने की, 20% कम, यानी कमी हो गई। ये देखो ये वर्ड लिखना जरूरी है, कमी से मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कितना कम करना है, अधिक से मुझे आइडिया लग जाएगा कितना ज्यादा बढ़ाना है, कितने 100 में। ठीक है ना। हॉल टिकट अपने पास में 20% की कमी कर दी जाती है, कर रहा है वो, आगे से कर दी। फिर उसके बाद में दर्शकों की संख्या में
दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को बुलाने, तो यानी अपने पास में नंबर ऑफ जो कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर्स वो 30% बढ़ जा रहे हैं, बढ़ा दी जाती है, बढ़ा, ठीक है ना, बढ़ जा रहे हैं। या फिर इनडायरेक्टली मैं कमी और अधिक ही लिख लेता हूँ ना, ये अधिक हो गया, ठीक है ना, अधिक हो गया। तो अब इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी है ना हॉल इनकम की बात आ रही है अब। बस अब ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है। अब अपन क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपके पास सामने रखा था। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किस चीज को निकालने से कौन सी दो चीज निकलती है, ये है मेन। आपने एक भी चीज उल्टी सीधी रख दी ना, सारा मतलब है ना पैटर्न ही खत्म हो जाएगा और ना आंसर सही नहीं आएगा आपका। बस ये पता होना चाहिए। तो देखो, एक दिमाग लगाने वाली बात है, सिनेमा हॉल चल किससे रहा है, सिनेमा हॉल को चलाया क्यों जा रहा है, सिनेमा हॉल को चलाया इसलिए जा रहा है जिससे मेरी इनकम हो। तो सीधी सी बात है, मुझे इनकम करनी है। अब इनकम करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई मूवी लगाऊंगा। मूवी लगाने का मतलब सेंस क्या होगा, मेरा मेरा माइंड क्या बोलेगा, मूवी में लगाऊंगा तो इसका मतलब कस्टमर आएंगे। कस्टमर कब आएंगे, जब टिकट बेचूंगा। टिकट कब बेचूंगा, जब मैं टिकट के प्राइस है ना पहले के मुकाबले थोड़ा कम कर दूंगा, या मैं ना टिकट के प्राइस इस अकॉर्डिंग रखूंगा कि कोई अच्छी मूवी है जो लगातार चले जा रही है, उसको देखने के लिए दर्शक आए जा रहे हैं, तो मैं और प्राइस बढ़ा दूंगा। प्राइस मैं तब बढ़ाऊंगा जब मेरे पास में कस्टमर की लाइन लगातार लगती जा रही है, मतलब कस्टमर को है ना बुलाना नहीं पड़ रहा है, कस्टमर अपना पाया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे को पता चल गया कि यार अब मूवी थोड़ी डाउन हो रही है, तो मुझे क्या करना है, कस्टमर को बुलाना है। तो कस्टमर को बुलाने के लिए मैं क्या करूंगा, टिकट के प्राइस कम कर दूंगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। तो इसने क्या बोला, हॉल के टिकट जो थे वो 20% कम कर दिए। 100 रुपए का टिकट था 80 रुपए का कर दिया। जैसे ही 80 रुपए का टिकट किया तो फट देने से क्या हुआ, जो कस्टमर थे ना पहले कितने आ रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 कस्टमर आ रहे थे कितने में, 100 रुपए के टिकट में। तो 100 रुपए के टिकट में आने के बाद में नोटिस किया उसने कि 100 रुपए के टिकट में यार धीरे धीरे कस्टमर कम हो रहे हैं। तो उसने क्या करा, 20% कम कर दिया, यानी 80 रुपए का टिकट कर दिया। फट देने से क्या हुआ, 500 रुपए, जो 500 बंदे आ रहे थे ना, उस 500 की जगह पे है ना जैसे 700 800 कस्टमर आने लग गए। तो जैसे ये दोनों आए ना, तो ऑटोमेटिकली बस वो पूछना चाह रहा है कि पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में ना हॉल की जो इनकम थी ना, जो टोटल ओवरऑल पैसा बन रहा है, वो पैसे पे क्या इफेक्ट पड़ा, बस यही पूछना चाह रहा है। तो इनडायरेक्टली मुझे पता है कि कस्टमर और हॉल टिकट है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, सब इनकम के ऊपर। मतलब इनकम तभी बनेगी जब ये दोनों अपना है ना मतलब अहम रोल, मतलब है ना एक तरह से रोल अदा करेंगे, किसके अंदर, अपने हॉल के अंदर। तो यानी इनडायरेक्टली हॉल इनकम। तो कुल मिला के हॉल की जो इनकम होगी ना वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, यानी हॉल टिकट और इनटू नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। बस ये कंडीशन है अपने पास में। अब बस मैंने ये वापस से गुणा वाली कंडीशन लगा दी ना, तो गुणा वाली कंडीशन क्या बोलती है, पहले नंबर पे हॉल टिकट है तो हॉल टिकट को पहले यहां रखो इस जगह पे, हॉल टिकट, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर लिख दो फर्स्ट और सेकंड, यहां लिख दो फर्स्ट और यहां लिख दो सेकंड। और अब मैं ये लाइन हटा रहा हूं, ठीक है, ये वाली लाइन हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद में हॉल टिकट के बाद में अगला क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर। तो नंबर ऑफ कस्टमर, वही फर्स्ट और सेकंड आएंगे। और उसके बाद में लाइन बना दो और डैश डैश लगा दो, या फिर डैश डैश नहीं लगाते, पहले मैं समझाता दूं पहले हो क्या रहा है। फिर उसके बाद में अपने पास में हॉल इनकम, हॉल की इनकम आ जाएगी। बस अब सॉल्व कर लो। अब देखो हॉल टिकट साफ दे रखा, हॉल टिकट कितने परसेंट कम हो गए, कम 20%। तो इसका मतलब पहले हॉल टिकट पहले अपने आप में 100% बिक रहे थे, 20% की कमी हो गई। कमी वर्ड का जैसे ही कमी वर्ड आ जाए ना, आप 100 में से घटा देना, अधिक बोले तो अधिक कर देना, ठीक है ना, वही संख्या नहीं रखनी है। कमी बोल दिया 20% की, इसका मतलब अब 80% का हो गया। मतलब हॉल का जो टिकट था पहले 100 रुपए का था, अब 80 रुपए का हो गया। जैसे ही ये हुआ तो नंबर ऑफ कस्टमर में 30% की बढ़ोतरी हो गई, यानी पहले 100% कस्टमर आ रहे थे तो इसका मतलब बढ़ गए, तो यानी 130% हो गए। जैसे ही हुए, जैसे ही दो कंडीशन आ जाए ना, सोचना ही नहीं है आपको, हॉल का इनकम निकालना है कुल मिला के बस। तो कैसे करोगे, देखो इधर देखो, इधर की जो संख्या है और इधर की संख्या है, इधर की संख्या से कोई इधर की संख्या कोई कट रही है उसको काट दो। कैसे, यहाँ का एक जीरो, ये 130% है, ये जीरो, ये दो जीरो है ना, इन दो जीरो का आप क्या चाहो तो इस दो जीरो से काट लो, इस दो जीरो से काट लो। कहने का मतलब है इधर की जो संख्या है उधर की संख्या से आप काट सकते हो। तो दो जीरो से मैंने इधर की दो जीरो काट दी। जैसे काटा तो अब यहाँ पे एक ही बचेगा ऊपर, तो एक को 100 से गुणा करूंगा तो 100% आएगा, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, तो 13 को 8 से गुणा करेंगे तो 13 अट्ठे 104 होता है। तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104% हो गया। अब यहाँ पे अपन समझेंगे, हॉल की इनकम थी पहले 100 रुपए, जैसे ही मैंने इन दोनों के बीच में बदलाव किया ना तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम बन गई 104, 4% का फायदा खा लिया मैंने।
कितने का? 4% का। अब लेकिन ये तो मैंने मुंह से बोल दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो कैसे, दोनों के बीच का अंतर कितने का? 4 का, बटा मैंने बोला था सारी कहानी यूं चल रही है 100% है, तो ये 100% को नीचे लगाओ और गुना 100% लगा दो। 100 से 100 को कटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में? 4%। ये सीधा शॉर्टकट तरीका है, इतनी माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, इतना हिंदी में लिखो, फॉर्मूला सेटअप करो, कुछ भी नहीं करना है। सीधा सेटअप यू सीधा लगाना है और सीधा लगाने के बाद में सीधी कंडीशन को देखना है। बस ये देखना है ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फॉर्मूला सेट करना आना चाहिए। हॉल टिकट और नंबर ऑफ कस्टमर को मिला के हॉल इनकम बनती है ना। ये चीज अपन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखी। जैसे वो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, इनकम के साथ में कंजप्शन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ने का मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के मिलने से है ना वो चीज बन रही है। बस ये चीज अपन को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और लगाते हैं, बहुत बढ़िया, इसी टाइप के अंदर देखो। क्वेश्चन नंबर है अब 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है? देखो 21वां क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर ये रहा 21। देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला 20 का तो हो गया, अपने पास में 4% आ गया, ठीक है। अब देखो किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि पहले वृत्त वगैरह क्या होता है, तो पहले वृत्त को समझते हैं। तो ये अपने पास में हो गया एक गोला। अब जैसे ये गोला बनाया है ना, तो उसके बाद में आता है केंद्र बिंदु बीचों बीच, और केंद्र बिंदु से यहां से लेकर यहां तक में कोई एक रेखा खींच दी मैंने। ये अपनी मर्जी की रेखा खींची है, आप चाहो तो रेखा यूं खींचो, आप चाहो तो रेखा यूं खींचो, आप चाहो तो रेखा यूं खींचो, आप चाहो तो रेखा कहीं भी खींचो, इस गोले के अंदर कहीं भी खींचो, आपकी इच्छा है वहां खींचो। तो कुल मिला के ये आपकी ना त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या को अपन छोटे आर से दर्शाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं त्रिज्या की परिभाषा बोलनी है, तो ये आपका होता है केंद्र बिंदु, ये आपकी कहलाती है ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है ना ये वाला, ये आपका कहलाता है परिधि, ठीक है, परिधि कहलाता है। इंग्लिश वाले ये कहलाता है आपका सेंटर पॉइंट वृत्त का, यानी वृत्त को सबसे पहले तो ये वृत्त हो गया, वृत्त को इंग्लिश के अंदर कहते हैं सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया। सर्कल जो होता है ना, सर्कल होने के बाद में अपने पास में वृत्त हो गया, वृत्त के बाद में ये होगी परिधि। परिधि को अपन है ना एक तो पेरीमीटर बोलते हैं और इसको है ना सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, CIR सरकमफेरेंस, ये दोनों ही वर्ड बुलाते हैं इसको, ठीक है ना। पेरीमीटर भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं और हिंदी में परिधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट या फिर सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट हो गया, और ये अपने पास में क्या कहलाती है? परिधि यानी सरकमफेरेंस। अगर आपको बोलूं मैं त्रिज्या की परिभाषा बोलूं, तो त्रिज्या की परिभाषा ये बनेगी अपने पास में कि केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, यानी इंग्लिश में बोलूं तो इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि इसका है ना परिधि का सूत्र क्या होता है, देखो दो सूत्र अपन को रट लेना है, आगे भी चल के पढ़ना ही है, तो मैं अभी बता देता हूं। देखो एक आएगा आपके पास में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, एक आएगा अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दो आएंगे अपने पास में। देखो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr/h, सॉरी 2πr, h कहां से आ गया इसमें, हाइट थोड़ी ना होती, तो 2πr हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल की बात आती है तो πr² होता है। अब यहाँ पे मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, पाई का मान 22/7 होता है, या फिर पाई का मान है ना 3.14 भी होता है, दोनों ही मान होते हैं, आपकी इच्छा है कौन सा रखना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ आर है अपने पास में त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर का मतलब हो गया त्रिज्या 2 बार लिखनी है, 2πr लिखा हुआ है तो इसका मतलब आर एक बार ही है, ठीक है। हाँ एक चीज और बता देता हूँ, लगे हाथ इसके अंदर व्यास, व्यास तो मेन चीज बट बोली नहीं अपन ने, व्यास, व्यास का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर होता है, व्यास को अपन डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर निकालने का तरीका पहले मैं इस चित्र में बता देता हूँ, डायमीटर क्या होता है। ये जो आपने रेखा खींची ना, इसी रेखा को पीछे भी खींच दो, कैसे खींच दो, ऐसे खींच दी तो ये एक लंबी रेखा खींच गई यूं, तो यानी अपने पास में परिधि, एक परिधि के किसी एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक की जो रेखा होती है वो अपने व्यास कहलाती है, तो ये अपने पास में व्यास कहलाएगी, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आर हो गई यहां से लेकर यहां तक, ये भी यहां से लेकर यहां तक आर हो गई, तो आर और आर मिला के कितने हो गए, 2r हो गए। तो अपने पास में इसका मतलब ये पता चल गया जो डायमीटर होता है ना वो 2r के बराबर होता है, यानी डबल सॉरी त्रिज्या का दुगना, ठीक है। और वहीं मैं बोलूं कि त्रिज्या ज्ञात करनी है और आपको व्यास दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2 को नीचे भेज दो तो d/2 हो जाएगा, और त्रिज्या, तो यानी त्रिज्या का एक सूत्र होता है, व्यास का आधा कर दो या फिर व्यास का है ना दुगना कर दो, तो अपने पास में त्रिज्या सॉरी व्यास निकल जाएगी, अगर त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी तो इसके अंदर वो, अगर मैं आपको बोलूं कि चाप के बारे में बात करो कि चाप क्या होता है, तो चाप है ना एक केंद्र बिंदु से एक बिंदु यहाँ बना दिया, एक बिंदु यहाँ बना दिया, इन दोनों का बीच का जो एंगल होता है ना, ये एंगल बनता है डिफरेंस, और ये जो आपका कहलाता है चाप,
ये चाप कहलाता है आपका, ठीक है ना। और ये आपके पास में है ना, ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है आपके पास में। इस चाप को अपन एल से दर्शाते हैं। ये बाकी की बातें जब व्रत वाला चैप्टर आएगा ना उसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। इसके अंदर व्रत के अंदर जो जो बातें मेरे को आपको बतानी थी मैंने अभी के अंदर ही बता दी आपको, ठीक है ना। अब चूंकि अब सीधी सी बात अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है, सर क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होती है। अगर मैं आपको बोलूँ एक टायर है, ठीक है, उस टायर के अंदर मैंने आपको बोला कि सिर्फ है ना यहाँ पे इस जगह पे है ना आपने है ना सिर्फ है ना उसको सहारा देने के लिए आपने रॉड लगा दी, ये लगा दी रॉड। रॉड लगाने के बाद में बाहर बाहर का जो हिस्सा है, जो टायर है, जो जमीन पे टच होकर चल रहा है, वो आपका परिधि कहलाता है, ठीक है। अब आता है क्षेत्रफल। अगर जब क्षेत्रफल की बात करते तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि आपका जो टायर का जो हिस्सा है, इस टायर के हिस्से के साथ में इसका पूरा अंदर का हिस्सा, यह आपका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। क्षेत्रफल में पूरा हिस्सा लिया जाता है, परिधि के अंदर भारी भारी हिस्सा लिया जाता है, ठीक है। अब बस उसने क्षेत्रफल वर्ड बोला है, अब क्षेत्रफल को अपन को समझना है कि क्षेत्रफल का कैसे निकालना है अपन को, ठीक है ना। तो देखो इन सबको हटा रहा हूं, अब क्वेश्चन को समझना अपन को, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपने पास में है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्रत की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो देखो व्रत की त्रिज्या में, तो यानी व्रत की त्रिज्या, त्रिज्या वर्ड आ गया तो इसका मतलब आर आ गया। तो व्रत की त्रिज्या के अंदर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसका मतलब ये बोल रहा है व्रत की जो त्रिज्या है ना उसमें 20% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब हो गया अधिक, 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो उसके बाद में वो बोलना चाह रहा है तो बता उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। जैसे ही उसने क्षेत्रफल वर्ड बोला ना तो क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में पाई आर स्क्वायर आ गया। अब देखो पाई है, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है अगर किसी फॉर्मूले के अंदर कोई चीज का मान फिक्स है ना तो आप उसको हटा दो, तब जब किसी स्थिति को पकड़ना चाह रहे हो आप, पाई का मान दे रखा है तो पाई का मान आप हटा दो। हटाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा फॉर्मूले से हटा दो, आप इसको इमेजिनेशन ही मत करो कि है ही नहीं, ठीक है ना। तो बस मैं इनडायरेक्टली बस ये पाई को हटा के बस मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आर स्क्वायर है। अब ये आर स्क्वायर है तो क्या आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता आर इंटू आर, 2 बार आर हो गया ना। तो अगर ये 2 बार आर हो गया तो इसका मतलब 1 बार आर, फिर उसके बाद में 1 बार आर। तो इसका मतलब देखो ना फॉर्मूला अपने पास में, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने पास में क्षेत्रफल को वैसे इंग्लिश में अपन एरिया बोलते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ एरिया। तो कुल मिला के फॉर्मूला तैयार हो गया, एरिया बराबर के अंदर आर इंटू आर हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया ना। तो फॉर्मूला तैयार होने का मतलब क्या हो गया, आर आर फिर लाइन खींची और ये एरिया, बस बात खत्म। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे अपन सेकंड। आर, आर का मान यानी पहले अपने आप में 100% थी, व्रत की त्रिज्या में 20% की कमी, ओ सॉरी वृद्धि, तो 20% बढ़ा है तो यानी 120%। पहली आर की कंडीशन यही है तो दूसरी आर की कंडीशन भी यही होगी, क्योंकि आर का स्क्वायर है यानी आर डबल बार है तो 100%, फिर 120%। आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों के दोनों दुगनी दुगनी बार है, तो दुगनी दुगनी बार है तो आप पहले काम करो इसको छोटी कंडीशन में लेकर आ जाओ। क्यों, क्योंकि क्या होता है आसान हो जाएगा लास्ट में निकालना। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, एक को जब 100 से गुणा करूंगा तो 100% ही आएगा, 12 को 12 से गुणा करूंगा तो 144 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है या 12 इंटू 12, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, अंतर कितने का आएगा 44 का, बटा मेन कंडीशन 100 इंटू 100, 100 से 100 को काटूंगा तो अपने पास में कितना आ गया 44%। और ये 44% क्या आया मेरे पास में, साफ साफ बोल रहा था व्रत की त्रिज्या आर अगर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप मुझे खुद बताओ क्या फर्क पड़ रहा है। पहले 100% था, 144 हो गया तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ गया ना, तो इसका मतलब 44% अधिक हो जाएगा, क्षेत्रफल 44% अधिक बढ़ जाएगा। यानी जो सर्कल जो इतना सा बना था ना वो क्षेत्रफल है ना, अगर है ना मैंने है ना क्या करा 20% की कमी कर दी ना किसमें, व्रत की त्रिज्या के अंदर 20%, सॉरी व्रत की त्रिज्या में 20% की अगर अधिक कर दी, जैसे मान लो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, जैसे 20% और बढ़ाया तो थोड़ी त्रिज्या यहाँ हो गई, तो त्रिज्या यूं बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल देखो ना बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। इस तरीके से समझाया मैंने इस क्वेश्चन को। इसको क्वेश्चन को है ना करने का एक और तरीका होता है, वो अपन को और समझना है। मैं इसको लगे हाथ इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, अगर आपके सामने कंडीशन ऐसी आ जाए ना कि क्या बोलना चाह रहा है कि 20% वृद्धि की है, वृद्धि की गई है, की गई, और अपन को व्रत में ठीक है 20% की वृद्धि, और पूछना चाह रहा है कि क्षेत्रफल बताओ आप,
अगर मुझे ये कंडीशन पता चल गई ना, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मुझे पता लग गया आर स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है आर स्क्वायर के अंदर बात, यानी 1% से दूसरे परसेंट पे जंप कर रहा है। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो सीधा याद कर लेना, या तो ये कंडीशन या फिर ये दूसरी वाली, कौन सी, ये वाली, a प्लस बी उसके बाद में गुना ए बी और उसके सॉरी माफ करना प्लस है और बटा 100, ये अपने पास में एक फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। अब यहाँ पूछोगे आप a क्या है b क्या है, a क्या है b क्या है वो ठीक से समझो आप। अपने पास में a और b जो होगा ना, ये r का मतलब हो गया a, पहला r, दूसरा r का मतलब हो गया b। इनडायरेक्टली दे रखा है कि 20% कम 20% कम। अब यहाँ 20% कम कम पे, अब यहाँ पे अपन को एक चीज समझनी है, अगर मैं कम वर्ड बोलूंगा तो माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, अगर मैं अधिक वर्ड बोलूंगा तो अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बस ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। कैसे, देखो इसको अंदर लागू कर रहा हूँ। ए का मान अपने पास में 20% कम है, तो कम होने का मतलब माइनस का 20%, ठीक है। वापस से वही आ रहा है, 20% कम है तो माइनस का 20%। ये मान यहाँ रख दो इस फॉर्मूले में। देखो कैसे, ए का मान माइनस का 20% प्लस बी का मान माइनस का 20% प्लस ए का मान माइनस का 20%, फिर उसके बाद में गुना, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना, फिर माइनस का 20% और बटा, फिर नीचे 100 है। सॉल्व कर लो, माइनस का 20 है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का 20 है। पहले ये स्थिति सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20, फिर उसके बाद में देखो ये प्लस है ये माइनस है। अब देखो ये प्लस इधर की तरफ में है, यहाँ बाहर है ये, ठीक है ना, ये बाहर है, ये देखो ना फॉर्मूला के बाहर की तरफ है, मतलब भाग के बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब पहले ये दो स्थिति सॉल्व होगी। माइनस माइनस होते हैं अपने पास में प्लस, और 20 को 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएंगे 400, और नीचे तो 100 चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो मेरे पास में 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40, और दोनों तरफ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 और बटा 1, और मैंने बताया था 1 का मतलब कोई मान नहीं है, तो ऊपर क्या बचेगा 4, बच गया 4। 4 बचने के बाद में अपने पास में देखो यह माइनस आ रहा है और यहाँ पे अपने पास में आ रहा है, अपने पास में कितना प्लस आ रहा है। अब देखो यहाँ एक कंडीशन को समझना है, ये माइनस माइनस हो गया था अपने पास में प्लस, प्लस होने के बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिया था प्लस, अब प्लस लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना है और जो समझना है कि मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया था, यहाँ पे भी मैंने माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो देखो यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस का 20 हो गया, तो माइनस का 20 हो गया, प्लस माइनस आ गया तो माइनस आ गया, फिर उसके बाद में प्लस लगा दिया। इन दोनों को, ये कंडीशन को और इस कंडीशन को मैंने सॉल्व किया। जैसे मैंने इन कंडीशन को सॉल्व किया तो माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास में प्लस आ गया। प्लस का 400 के लिए इसको मैंने इससे काटा और इसको मैंने इस कंडीशन से काटा। जैसे मैं इस कंडीशन से काटूंगा ना, तो यहाँ से जब मैं बाहर निकलूंगा तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर मैं जब सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के बाद में मैं कंडीशन को देखूंगा, क्या देखूंगा 40 प्लस 4, इस कंडीशन को देखूंगा तो 44% आ रहा है। मेरे पास में कंडीशन आई थी नहीं आई थी। अब ये माइनस साइन किसको बता रहा है, ये कमी की प्रदर्शित को कर रहा है। अब देखो कमी के अंदर क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना बस एक छोटी सी चीज है, मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने फॉर्मूला में थोड़ी कुछ कमी तो नहीं कर दी, क्योंकि इसमें क्या माइनस का साइन आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि माइनस का साइन कैसे आ रहा है। एक मिनट है ना, मैं देख लेता हूँ। ए प्लस बी और प्लस के अंदर अपने पास में हो गया अपने पास में ए, और ये अपने पास में 20 हो गया, ठीक है, और माइनस का 20 हो गया, फिर उसके बाद में माइनस का 20 हो गया, ठीक है, सही है, कंडीशन सही है। फिर उसके बाद में अपने पास में हो गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद में अपने पास में प्लस, और ये भी माइनस, और ये 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया अपने पास में, माइनस माइनस हो गया अपने पास में प्लस, प्लस होने के बाद में अपने पास में यहाँ पे आ गया माइनस, और माइनस हो गया। फिर उसके बाद में कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, और माइनस की कंडीशन हो गई। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर है ना थोड़ा सा है ना मैंने फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी का मिस्टेक कर दी है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये फॉर्मूले के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर है ना थोड़ा सा अपना जो भी होगा करेक्शन कर लूंगा। मैं इस फॉर्मूले को वापस से अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ए बी प्लस, आई थिंक मेरे हिसाब से प्लस माइनस का थोड़ा बहुत है ना डिफरेंस हो रहा है, मैं थोड़ा कहीं पे है ना थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैं इस फॉर्मूले के साथ साथ में है ना आपको आगे के क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से कराता जाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी तो ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे जो उसको अपन है ना बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे जो समझाने का तरीका है वो आपको अगर अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मैं जितना हो सकेगा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को, मतलब इसी क्वेश्चन को नहीं, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनको अकॉर्डिंग है ना मैं ट्रिक मतलब मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग चलाता जाऊंगा। और ट्रिक के अकॉर्डिंग जितना मेरे को लगेगा ना कि नहीं यार इस क्वेश्चन को और आसान बनाया जा सकता था, तो उसी आसान क्वेश्चन को फिर मैं वापस से उस क्वेश्चन को है ना अपने तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।